हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और आपके इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं। और वो भी ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके परियोजनाएं, जैसे कि आपके बांध हो गई, नदी घाटी हो गई, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, सिंचाई परियोजनाएं होंगी, बांध परियोजनाएं होंगी, झीलें हो गई, उनके ऊपर बने हुए जलप्रपात हो गए और नदियां हो गई। इनसे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हमें कवर करेंगे। और इनके साथ काफ़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी आज कवर करेंगे। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में हमारे जो प्राचीन हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सभ्यता से क्वेश्चन हो गए जिनसे हमेशा क्वेश्चन है वो बनता है। दूसरा आपके उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और महाजनपद काल, इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद है वो करवाए थे और बिल्कुल डिटेल से जो शॉर्ट नोट्स के रूप में करवाए थे कि क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बन जाएगा। तो आज उनके है मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। टॉपिक मैंने आपको 2D सीरीज में करवा दिया था। आपकी जो 2D सक्सेस सीरीज है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर जो भी टॉपिक करवाया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी सारी की सारी क्लासेज आपको देखनी चाहिए। जिसमें हमने महाजनपद काल है उनको तो अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन आज है उन महाजनपद जो 16 थे उन पे क्वेश्चंस भी आज इस क्लास में करेंगे। क्लास आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा का पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कई जो स्टूडेंट हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि मैम अब हम टेस्ट दें या नहीं दें, बिल्कुल थोड़े से दिन रहे हैं, नंबर कम आते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं। तो आप डीमोटिवेट ना हो, आप अगर दे भी रहे हैं टेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जब सोल्व करें ना। अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते तो उसको सीधा सबमिट करिए। ऑनलाइन जो देते हैं उनके लिए बता रही हूँ, सीधा सबमिट करिए और फिर उसकी है सॉल्यूशन है वो देखिए। सॉल्यूशन को याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ये इसके अदर फैक्ट होते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाती हूँ, इसी प्रकार आप उन टेस्टों के सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। ना तो आप डिमोटिवेट होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और आपको ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक टेस्ट जो आप जरूर दीजिए, कहीं भी किसी भी का कोचिंग का दें, लेकिन उसका है सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा करें। ये नहीं कि टेस्ट दिया नंबर कम आए बस उसको वहीं छोड़ दिया। कोई बात नहीं, नंबर कम आते तो क्यों, क्योंकि सारे कोई भी आप टेस्ट सीरीज देख लीजिए, जो भी टेस्ट सीरीज को बनाता है तो वो यही सोच के बनाता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, यही सोच के बनाता है कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे अच्छी हो, और सबसे अच्छे के चक्कर में है वो उसको थोड़ा हार्ड कर देता है। तो इतना हार्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको डीमोटिवेट है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए आज की क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार तथा कपिल धारा जलप्रपात का संबंध है वो किस नदी से है। शरावती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। धुआंधार तथा कपिल धारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। आगे अगर बात करें शरावती नदी पर, तो इस शरावती नदी पर ही भी जलप्रपात है, जोग गरसप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहते हैं जलप्रपात, और गरसोप्पा जलप्रपात, गिरसोप्पा भी बोल देते हैं, गोरसप्पा भी बोल देते हैं, तो गोरसप्पा जलप्रपात। एक होता है इस पे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। एक इस पे राजा रानी जलप्रपात भी है, राजा रानी जलप्रपात। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर हमें सभी को पता है इस पे कौन सा है, चूलिया जलप्रपात, इस पे है चूलिया जलप्रपात। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी में कर्नाटक में आता है, इस पर है कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन सा है, इस पे है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम, शिव समुद्र में जलप्रपात। तो आपके ये सारे के सारे हो गए जितने भी जलप्रपात इन नदियों पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को घड़ियालों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी, दामोदर, यमुना और चंबल नदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी हो जाएगा, कि जो चंबल नदी है उसको घड़ियालों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे प्रोजेक्ट घड़ियाल है उससे संबंधित पूछ ले तो वो आपके 1975 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपके जो ये आपके बनाए गए थे घड़ियाल
अभ्यारण्य बनाए गए थे तो उसमें 3 जगह बने थे। एक तो कुकरेल यूपी में, कुकरेल यूपी में, दूसरा टिक्कड़पाड़ा उड़ीसा में, टिक्कड़पाड़ा उड़ीसा में, और तीसरा आपका जो ये प्रोजेक्ट के तहत है ये बना था आपका चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन 3 जगह पर है ये प्रोजेक्ट आपका घड़ियाल है वो चला था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को घड़ियालों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है? ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, इसमें एक साइड है वो जलप्रपात दे रखी है और एक साइड है वो नदी दे रखी है। हमें जो असुमेलित यानी जो गलत दिया हुआ है वो देखना है। कुंचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी पर है, बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये भी सही है। दुग्ध धारा जलप्रपात मांडवी नदी पर और डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। गलत आपका है ऑप्शन है सी। और इसमें भी गलत कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों है वो एक जैसे से है। तो ये दुग्ध धारा जलप्रपात की बात करें तो ये है नर्मदा नदी पर, ये है नर्मदा नदी पर। और जो अगर हम बात करें मांडवी की नदी की, तो मांडवी नदी के ऊपर है दूध सागर जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में, क्योंकि जो मांडवी है ये गोवा की नदी है। तो अब दुग्ध धारा और दूध सागर दोनों सेम से है, इसलिए कंफ्यूजन करके ये क्वेश्चन है वो इसमें असुमेलित वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर और दूध सागर जलप्रपात है गोवा में मांडवी नदी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड सूची फर्स्ट में झील दे रखी है और सूची सेकंड में है वो राज्य दे रखी है। लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील है ये मणिपुर में है और इस पर है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, जो लोकटक झील है तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है इस पर, ठीक है। और इसमें जो आपके राष्ट्रीय पार्क है एक है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क, तो इसको भी थोड़ा याद रखना। और यहाँ पे है वो संगाई हिरण भी देखने को मिलते हैं, संगाई हिरण। और ये जो केबुल लामजाऊ है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है। भीमताल झील की बात करें तो उत्तराखंड में है। पुलिकट झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। तो ए में तो आ जाएगा 2, ए में 2 है तो आपका ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। बी में आपका फर्स्ट आ जाएगा, तो बी में फर्स्ट आ जाएगा तो आपका ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है? सिपकी ला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा और लेखापानी या लेखपानी दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यांग्याप दर्रा। अगर हम बात करें जो सतलुज नदी है वो इस प्रकार भारत में है वो प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे यांग्याप दर्रा है, ठीक है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे दिहांग या फिर सियांग भी बोलती हैं, एक चीज आप और याद रखना कि यहाँ पे असम में आके है, इस पर एक मोजुली द्वीप है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि मोजुली द्वीप पर जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? तो वो सोनवाल जनजाति है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोनवाल जनजाति है वहाँ पर निवास करती है। तो आपसे पूछे कि मोजुली द्वीप कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी जनजाति इस पर निवास करती है? तो सोनवाल जनजाति है यहाँ पर निवास करती है। अगर आपसे दिफू दर्रा और लेखपानी दर्रा की पूछ ले तो ये दोनों के दोनों दर्रे है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिपिकला ला दर्रा की बात करें तो जो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इसी से, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इस दर्रे से। तो आप ये भी याद करें कि जहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में प्रवेश का पूछा है यांग्याप दर्रा, सतलज नदी के बारे में पूछे तो सिपिकिला दर्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार जो भी
आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, आप अच्छे से याद कर लेना। अब अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो कि आप ये सोचो कि जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले, तो कोई बात नहीं है, आप 1-2 दिन बाद है वो पीडीएफ से इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन इनसे बन सकता है। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। निम्नलिखित में से किस नदी युगम को जीवित मानव की संज्ञा दी गई है? कृष्णा गोदावरी को, सतलज व्यास को, गंगा यमुना को और गंगा ब्रह्मपुत्र को। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है सी हो जाएगा। गंगा यमुना नदी है, इसको 2017 में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट, इसने गंगा यमुना को क्या दिया? जीवित मानव की संज्ञा दी है, जीवित मानव की संज्ञा दी है, पहली चीज। दूसरी चीज आप याद रख सकते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 2008 में। आप ये चीज भी याद रखना, 2008 में। और एक गांगेय डॉल्फिन जो कि गंगा नदी में पाई जाती है, गांगेय डॉल्फिन, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? गांगेय डॉल्फिन है, जो कि गंगा नदी में होती है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। और जीवित मानव की संज्ञा गंगा यमुना को 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? इसमें हमें बताना है सुमेलित नहीं है। नाथपा जाखरी परियोजना की बात करें, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और ये किस नदी पर है? ये है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। दूसरे की बात करें, रणजीत सागर परियोजना पंजाब में है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर, रावी नदी पर। और इस पे एक बांध है जो कई बार पूछ लिया जाता है, वो है थीन बांध है, जो कि रावी नदी पर है। अगला है तपाईमुख परियोजना, जो कि कहाँ पे है? मिजोरम में। तो ये आपका गलत दिया गया है। तपाईमुख परियोजना मिजोरम में नहीं, ये मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। नदी आपसे पूछ ले तो नदी है बराक नदी, बराक नदी पर। रिहंद परियोजना देख ले तो उत्तर प्रदेश में है, ये कौन सी? रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है। और यहीं पर आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनी हुई है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि मानव निर्मित झील है, जो कि मानव निर्मित। तो आपसे अगर इन परियोजनाओं के बारे में पूछे, नाथपा जाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर, रणजीत सागर परियोजना पंजाब में रावी नदी पर, तपाईमुख परियोजना मणिपुर में बराक नदी पर, और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि सुमेलित नहीं दे रखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और ताप्ती नदी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी। ये तीनों की तीनों नदियां हैं, ये आपके डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये तीनों है, ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो वहां पर है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण है करती है, डेल्टा का निर्माण है वो करती है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी आपके गुजरात में जो आपकी प्रवाहित होती है, वहां से ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और वहां पर ये क्या बनाती है? वहां पर ये एस्चुरी बनाती है। क्या डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी को और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ज्वार नद मुख। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि ताप्ती नदी है वो ज्वार नद मुख बनाती है, बाकी की ये नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है। ताप्ती नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? घाघरा नदी, कोसी नदी, सोन नदी और हुगली नदी। ये क्या है? हुगली नदी। इसमें हम देखें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है
डी, जो कि हुगली नदी है ये ये आपकी एक वितरिका है, ये एक वितरिका है। अगर हम बात करें कि जो गंगा नदी है उसकी सारी की सारी सहायक नदियों की, क्योंकि ये पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी के बारे में, जैसे ये हमारी गंगा नदी है, इसके बारे में कई बार ये भी देख लिया जाता है कि उत्तर से मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए, और उनमें से है वो फिर पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तब, या पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तब इनका क्रम बताना है। या फिर कई बार ये बोल दिया जाता है कि इनके अंदर जो दक्षिण से जो नदियाँ जाती है उनका है वो क्रम बताइए। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है वो रामगंगा, रामगंगा, ठीक है। दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर आती है गोमती, रामगंगा के बाद गोमती। अगली आती है घाघरा, घाघरा। इसके बाद आपकी आती है गंडक, गंडक। इसके बाद आपकी आती है कोसी, बिहार का शोक जिसको बोलते हैं कोसी। उसके बाद आती है महानदी, महानंदा, महानंदा नदी, ठीक है। अगर इस साइड से देखें तो इस साइड से आपके जो प्रवेश करती है वो करती है टोंस बोल दें या फिर उसको तमसा, टोंस या फिर तमसा, तमसा नदी, तमसा नदी। और उसके बाद फिर प्रवेश करती है यहाँ पे वो है करमनासा नदी, करमनासा नदी, करमनासा। एक यहाँ पे प्रवेश करती है सोन नदी, सोन नदी। और एक यहाँ पर प्रवेश करती है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। और जब ये आगे बांग्लादेश में जाती है तो इसका ही नाम फिर क्या हो जाता है, पद्मा, क्या हो जाता है, पद्मा। तो इस प्रकार आपका इनका क्रम है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमने लगा दिया ऑप्शन डी, हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कोयला के भंडार है वो नहीं पाए जाते? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, गोदावरी घाटी और सोन नदी घाटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी घाटी। गंगा नदी घाटी है, वहाँ पर जो आपके कोयला है उसके भंडार है वो नहीं पाए जाते हैं। अगर गोदावरी घाटी की बात करें तो इसमें तेलंगाना में पाए जाते हैं, तेलंगाना में पाए जाते हैं। अगर हम सोन नदी घाटी की बात करें तो इसमें यूपी और एमपी में पाए जाते हैं। यूपी में जहाँ सोनभद्र है, सोनभद्र। और एमपी की बात करें तो एमपी में जैसे लिंगरौली, तातापानी और कौन सा इसमें उमरिया और इसके साथ ही सोगाहापुरा। तो इन स्थानों पर है इसमें कोयला के भंडार है वो पाए जाते हैं, लेकिन किस घाटी में नहीं पाए जाते? गंगा नदी घाटी में। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो सांगपो, जमुना, पद्मा और मेघना। राइट आंसर ऑप्शन सी, पद्मा। और सांगपो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में बोला जाता है, तिब्बत में है वो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक मरुस्थल की संज्ञा है वो किस नदी को दी गई है? नर्मदा नदी, महानदी, दामोदर नदी और कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दामोदर नदी है उसको बायोटिक डेजर्ट है कहा जाता है, यानी जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है वो भारत में स्थित नहीं है? उरी परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना और मंगला परियोजना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगला परियोजना। मंगला परियोजना है ये झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। तो आपकी ये परियोजना है जो मंगला परियोजना है, झेलम नदी पर पाकिस्तान में है, जो कि भारत में नहीं है। अगर आपसे पूछे उरी परियोजना और आपकी तुलबुल परियोजना, उरी और तुलबुल परियोजना, तो ये दोनों किस पर है? ये भी झेलम नदी पर है। ये किस पे है? झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना की बात करें या बगलीहार परियोजना की बात करें, बगलीहार, और इसके साथ साथ ही सलाल परियोजना की बात करें, सलाल परियोजना, तो ये तीनों है ये चिनाब नदी पर है। किस पर है?
चिनाब नदी पर। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखना कि उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, दुलहस्ती परियोजना बगलीहार और सलाल चिनाब नदी पर, और बगलीहार हो गया चिनाब नदी पर, और मंगला परियोजना झेलम नदी पर है और पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं दे रखा। चिनाब नदी है उसको क्या बोला जाता था, अस्किनी, झेलम को वितस्ता, सतलज को विपाशा और रावी को परुष्णी। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन है सी। क्यों? क्योंकि विपाशा है वो व्यास नदी को बोला जाता है, व्यास को। तो मैं इनको अलग अलग बता देती हूँ। जैसे सिंधु है तो सिंधु नदी को सिंधु ही बोला जाता था, सिंधु ही बोला जाता था। अगर हम बात करें झेलम की तो झेलम को वितस्ता बोला जाता था। और अगर हम बात करें चिनाब नदी तो चिनाब का आपका हो गया अस्किनी बोला जाता था। सिंधु सिंधु, चिनाब को अस्किनी, झेलम को वितिस्ता, और आपके रावी को परुष्णी, और व्यास को विपाशा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रामतीर्थ सागर जलाशय का संबंध है वो किस नदी से है। टिहरी परियोजना, भाखड़ा परियोजना, रिहंद परियोजना और गंडक परियोजना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए टिहरी परियोजना से रामतीर्थ सागर जलाशय का संबंध है। अगर हम बात करें जो आपकी भागीरथी नदी आती है, तो भागीरथी नदी पर यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, और टिहरी बांध बना हुआ है। तो यहीं पर क्या है, राम तीर्थ सागर बांध, राम तीर्थ सागर बांध, सागर बांध। और यहाँ इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भीलगंगा आके मिलती है, भागीरथी नदी मिलती है, तो इसको गोविंद प्रयाग भी बोला जाता है, गोविंद प्रयाग। तो ये क्या है, गोविंद प्रयाग है। तो आप याद रखना, टिहरी परियोजना है भागीरथी नदी पर, भाखड़ा परियोजना है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, और गंडक परियोजना गंडक नदी पर, गंडक नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है वो कौन सा है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी देव प्रयाग। अब इसमें है वो कई और जो नदियां हैं उनके आपके प्रयाग पूछ लिए जाते हैं, तो मैं सारों के बता देती हूँ। जैसे अलकनंदा नदी है, उसके साथ जब आपकी धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा, तो ये कौन सा बनाती है, ये बनाती है आपका विष्णु प्रयाग, ये बनाती है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और जब अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी, तो ये कौन सा बनाती है, ये बनाती है नंद प्रयाग, ये बनाती है नंद प्रयाग। इसके साथ ही जब अलकनंदा के साथ है वो पिंडार गंगा या पिंडार नदी, पिंडार गंगा मिलती है, तो ये बनाती है कर्ण प्रयाग, ये बनाती है कर्ण प्रयाग। उसके साथ ही अगर हम देखें अलकनंदा और अलकनंदा के साथ मंदाकिनी जुड़ती है, मंदाकिनी जुड़ती है, तो ये बनाती है रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग। और जब भागीरथी और अलकनंदा जुड़ती है, अलकनंदा और भागीरथी, तो बनाती है देवप्रयाग। तो ये सारे के सारे मैंने आपको प्रयाग बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ तक हमने किए थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, अब हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस राज्य में स्थित है। ये जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके साथ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से क्लास को है वो अच्छे से देखना है और समझना है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। सर्वाधिक की बात करें हरियाणा, गुजरात,
राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुजरात। अब भारत में आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थल पूछे अभी सर्वाधिक कहाँ पे है, अगर आपको पूछ ले, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पर है ये आपके, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक है इसके स्थल है वो कहाँ मिले, तो सर्वाधिक तो मिले हैं आपके भारत में, और भारत में सर्वाधिक कहाँ मिले हैं, गुजरात में। गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम है वो आपके कहाँ मिले हैं, तो सबसे कम है वो अफगानिस्तान में मिले हैं, सबसे कम। एक चीज ये हो गई। दूसरे ये हो गई कि जो गुजरात में है अभी नए मिले हैं वो कौन से, उनसे है वो किस चीज के प्रमाण मिलते हैं। नवीन की बात करें तो एक यहाँ पे मिला है कोटड़ा भादली, कोटड़ा भादली, और कोटड़ा भादली है वहां से डेयरी उत्पादन के प्रमाण मिले हैं, डेयरी उत्पादन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नवीन स्थल है गुजरात का कोटड़ा भादली, और वहां से डेयरी उत्पादन के प्रमाण मिले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से है वो डेयरी उत्पादन के है वो साक्ष्य मिले हैं, तो आपको बताना है कोटड़ा भादली जो कि गुजरात में है। दूसरा यहाँ पे है करीम शाही, दूसरा नवीन यहाँ पे मिला है करीम शाही, और करीम शाही है यहाँ से क्या मिले, यहाँ से इस साक्ष्य मिले हैं कि ये जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है इसका पतन हो गया था। तो इसके पतन का कारण मिला है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो ये भी आप याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसके जलवायु परिवर्तन के कारण है वो पतन के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिला है करीम शाही जो कि गुजरात में है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि जो धोलावीरा है, धोलावीरा वो कहाँ पे है, धोलावीरा आपके गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में भारत का 40वां स्थल है वो मान लिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि धोलावीरा है वो विश्व विरासत सूची में भारत का कौन सा स्थल है, तो विश्व विरासत सूची में भारत का 40वां स्थान, भारत का 40वां स्थान है या स्थल है, ठीक है। अगर हाँ इसमें कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्तरी, दक्षिणी या पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट बताइए, तो अगर ये पूछ ले तो आपका उत्तरी तो है मांडा, दक्षिणी आपका है देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, देमाबाद, और आपका पूर्वी पूछ ले तो वो है आपका आलमगीरपुर, ठीक है। और अगर आपका पश्चिमी पूछ ले तो वो है सूतकागेडोर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हमने राइट आंसर देख लिया, गुजरात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है, हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदड़ो और रोपड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा स्थल से है ये प्राप्त हुई है। और यहाँ से इसके साथ है जो हड़प्पा वासी थे वो इन्हें उर्वरा देवी बोलते थे, उर्वरा देवी, और इसके साथ साथ ही इन्हें पृथ्वी देवी भी कहा जाता था, तो आप याद रखना हड़प्पा वासियों ने इन्हें उर्वरा देवी या फिर पृथ्वी देवी है वो कहा था। एक चीज आप याद रखना, आपसे पूछा जाए कि जो कुम्हार के भट्टे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कुम्हार के भट्टे है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन अगर पूछना होता है तो वो पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपको पूछ ले कि जो नरकबंद प्रशस्त्र है यानी बिना धड़ के जो पाषाण मूर्ति है, कौन सी, नरकबंद प्रशस्त्र, ये क्या होती है, ये आपके बिना धड़ की पाषाण मूर्ति, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपके प्राप्त हुई है हड़प्पा से। इसके साथ साथ यहाँ से और क्या, स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह। तो ये आप चीजें याद रखना कि एक तो पौधे की मरण मूर्ति यानी स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह और नरकबंद
आपके क्या नरकबंद प्रशस्त्र है वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कुम्हार के भट्टे प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, तो आप ये चीजें याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां पर किसी भी प्रकार के कब्र के साक्ष्य नहीं मिले। तो किसी भी प्रकार की कब्र के साक्ष्य नहीं मिले। तो ये भी आप याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिमी सौराष्ट्र में, पंजाब में और हरियाणा में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी सौराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? देमाबाद है, जो कि मैंने आपको बताया था। देमाबाद है वो महाराष्ट्र में है और क्या है? दक्षिणी स्थल। अगली बात करें पंजाब की, तो पंजाब से भी काफ़ी सारे स्थान है, जैसे रोपड़ पंजाब में है, संघोल और एक यहाँ पे चक आता है, चक 86 और एक बाड़ा। तो ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुनाल, इसे करनाल भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ से मिठाथल और यहाँ से राखीगढ़ी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी। और इसके साथ साथ ही बनावली और एक भर्राना। तो ये आपके हरियाणा के पुरातात्विक स्थल है। जो बनवाली है वहाँ से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें कौन सी? एक तो आपकी ये कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था का अभाव है, नाली व्यवस्था का अभाव मिला है। दूसरा, मिट्टी से निर्मित हल मिले हैं, मिट्टी से निर्मित हल मिले हैं। हल वो कहाँ से मिले? बनावली से। अगर आपसे पूछ ले कि लकड़ी से निर्मित हल, यानी लकड़ी का हल और लकड़ी की नालियाँ, अगर ये दोनों आपसे पूछ ले तो आपको ये बताना है कि ये दोनों है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और यहीं से भूकंप के साक्ष्य भी मिले, सभी को पता है। छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली है, जिससे शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। तो ये सब तो पता ही है कि कालीबंगा से मिली है। लेकिन लकड़ी का हल, लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा से मिली है। और अगर आपसे पूछ ले कि मिट्टी निर्मित हल है वो कहाँ से मिला है, तो वो बनावली से मिला है, जो कि हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस साइड है वो हड़प्पा स्थल दे रखे और इस साइड है वहां से मिली हुई वस्तुएं या सामग्री दी गई है, जिनका हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात करें हैं सूचना पट की। तो सूचना पट है वह धोलावीरा से मिला है। बात करें तांबे की कुल्हाड़ी की, तो तांबे की कुल्हाड़ी है वो मित्ताथल से मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मित्ताथल। ऊंट की अस्थियों की बात करें तो ऊंट की अस्थियां हैं वो कालीबंगा से मिली हैं, कालीबंगा। और अगर हम बात करें किसकी? दिशा सूचक यंत्र की, तो दिशा सूचक यंत्र है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है आपके लोथल से। और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी है वो मित्ताथल से, मैंने आपको बताई है कि तांबे की कुल्हाड़ी है वो मित्ताथल से मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी है वो रोपड़ से भी मिली है, तो ये भी आप याद रखना, रोपड़ से भी मिली है। और आपका अगर हम बात करें रोपड़ से और क्या मिला है, तो यहाँ पर मानव के साथ जो कुत्ते के समाधान है वो भी मिले हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, ए में क्या आ जाएगा? ए में फोर्थ आ जाएगा, यानी ए में फोर्थ, यानी आपका ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि एक साइड है वो हड़प्पा स्थल दे देते हैं और एक साइड है उनके जो भी उनसे साक्ष्य मिले हैं वो दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता या होत्री का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। राइट आंसर ऑप्शन ए। और जो सामवेद है उनको भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद, सबसे
तैत्तिरीय वेद। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है वो प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, विवाह उपहार, वधु मूल्य और पुण्य विवाह। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह है वो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में अगर विवाह की आयु पूछ ले कि क्या थी, विवाह की आयु, तो विवाह की आयु थी 16 या 17 साल, 16-17 साल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में उष्णीय से तात्पर्य है शरीर के निचले भाग को ढकने वाला वस्त्र, ऊन से बना हुआ वस्त्र, पगड़ी या स्वर्ण आभूषण। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पगड़ी। ऋग्वेद काल में उष्णीय है वो पगड़ी को बोला जाता था। अगर आपसे पूछ ले शरीर के निचले भाग को ढकने वाला वस्त्र, तो ये नीवी कहलाता था। ऊन से बना हुआ वस्त्र है वो अंतका कहलाता था, अंतका। स्वर्ण आभूषण पूछ ले तो इसे निष्क बोला जाता था, निष्क। और एक आपका आता है क्षोभ, क्षोभ। तो अगर वो पूछ ले तो ये जो धनी लोगों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, धनी लोगों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, वाला वस्त्र। और एक आता है पेशस, पेशस। अगर ये पूछ ले तो ये नर्तकों के द्वारा पहना जाने वाला, नर्तकों के द्वारा पहना जाने वाला, पहना जाने वाला वस्त्र, जाने वाला वस्त्र। तो ये आपके मैंने 4-5 बता दिए, तो आप याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी, अमाजू, सद्धु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमाजू। जो आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी तो वो कहलाती थी अमाजू। इसके अलावा अगर हम ब्रह्मवादिनी की बात करें तो ये है वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, आजीवन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, पालन करने वाली, करने वाली क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। अगर अमाजू की बात करें तो ये जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली स्त्री थी, लेकिन ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, पालन नहीं। अगर हम बात करें सद्धु की, तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि जो ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र थी वो 16-17 थी, तो 16-17 तक, 16-17 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, और उसके बाद है वो विवाह करना, उसके बाद है विवाह करना, तो वो कहलाती थी सद्धु। यानी 16-17 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद है विवाह करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां हैं वो कहा गया है? इंद्र, अग्नि, रुद्र और प्रजापति। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डी। अगर हम सभा और समिति की बात करें तो जो समिति है इसका कार्य क्या होता था? राजा पर नियंत्रण। समिति का कार्य होता था राजा पर नियंत्रण, पर नियंत्रण। और इसकी बात करें कि इस समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो इसका जो अध्यक्ष था उसे ईशान कहा जाता था, ईशान कहा जाता था, कहा जाता था। अगर आपसे पूछ ले कि जो सभा है, सभा का आपके ऋग्वेद है उसमें कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो उसमें 8 बार है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जो सभा थी उसमें महिलाएं शामिल होती थी, सभा में महिलाएं शामिल होती थी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दी गई भेंट कहलाती थी पणि, बलि, निष्क
और वेक नोट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलि, जिसमें क्या होता था, फल फूल कुछ भी जो इच्छा से प्रजा देती थी, तो जो फल या फूल इत्यादि की जो भेंट होती थी उसे बोलते थे बलि। पणी है ये व्यापारी को और जो वेक नोट है ये सूदखोर को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? भारती, लोपामुद्रा, सुभद्रांगी और सावित्री। अब सबसे पहले तो ब्रह्मवादिनी क्या थी? जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, ऋग्वेदिक काल में आजीवन ब्रह्मचर्य का जो पालन करती थी वो क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोपामुद्रा। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन विदुषी महिलाएं, ये चीजें कई बार पूछ ली जाती है। ऑप्शन में ऊपर 3-4 दे दिए जाते हैं, उसमें से पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी। तो अगर ये पूछ ले तो आपकी ये आ जाएगी घोषा, एक आपकी श्रीधा, अपाला, चपला और विश्वेश्वरा। आपको अच्छे से इनको याद करना है क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन में ऊपर 3 से 4 में ये दे देते हैं और उनमें से पूछ लिया है इनमें से कौन सी ऋग्वेदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी, या फिर 4 ऑप्शन में 3 ये देख के 1 पूछ ले जाते थे कौन सी विदुषी महिलाएं नहीं थी। इस प्रकार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि काफी अच्छे फैक्ट हमें इसमें आज इंक्लूड किए हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिस धर्म से संबंधित है वह है बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, ईसाई धर्म और जैन धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन धर्म। मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको अच्छे से कवर करवाया था, उसके मैंने 70 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट करवाए थे। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन है इनसे लिए हैं जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म से, ताकि आपके ये जो टॉपिक है एक बार फिर आपके रिवाइज हो जाए। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो अगर इनके संस्थापक आपसे पूछ लें तो संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जिन्हें क्या बोला जाता है? आदिनाथ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, जो कि 24वें वह अंतिम तीर्थकर थे। और आपसे क्या पूछा जाता है? एक जो जैन धर्म है, जैन धर्म से संबंधित 5 अणुव्रत है और वो 5 अणुव्रत कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो एक साइड में आपको नोट डाउन करवा देती हूँ ये 5 कौन से है। पहला तो है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्थेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके शुरू के जो 4 है, ये जो 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ जी, इनके द्वारा दिए गए। और इन 4 के साथ 5वां एक जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। तो आप ये चीजें भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश है वो किस स्थान पर दिया था? गया, सारनाथ, विपुलाचल पहाड़ी और जम्बिक ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विपुलाचल पहाड़ी, जो कि राजगृह में स्थित है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो महावीर स्वामी थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे? अगर प्रथम शिष्य पूछ ले तो प्रथम शिष्य थे जमाली, जो कि इनके दामाद थे। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी प्रथम महिला भिक्षुणी
भिक्षुणी ये पूछ ले तो ये थी चंदना। कौन थी? चंदना, जो कि चंपा नरेश की पुत्री थी, जो कि चंपा नरेश की पुत्री, चंपा नरेश जो दधिवाहन था उसकी पुत्री, दधिवाहन की पुत्री थी। तो ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? भागवत, शैव, बौद्ध और जैन। राइट आंसर ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो ये संथारा और संलेखना में आप कंफ्यूज होगे, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। प्रथम संगीति कब हुई थी? प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में। और वे कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और इस टाइम शासक कौन था? इस टाइम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस टाइम ये दो भागों में बंटा था। जैन धर्म में दो भागों में बंटा था। दो भाग कौन से थे? एक तो दिगंबर, एक हुआ था दिगंबर, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था श्वेतांबर। पहला और दूसरा था श्वेतांबर। श्वेतांबर। जब अगर आपसे पूछ ले कि संलेखना प्रथा है वो संबंधित है दिगंबर आपका संप्रदाय से, संलेखना ये तो है आपके दिगंबर से। श्वेतांबर से पूछ ले तो वो है संथारा, वो है संथारा प्रथा। तो दोनों, अब इस क्वेश्चन में संथारा प्रथा आ गई तो आपको संलेखना का भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस शासक के काल में किया गया था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कालाशोक। अब आपने अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो मैंने आपको इसमें राइट आंसर बता ही दिया था, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये भद्रबाहु का शिष्य है, भद्रबाहु का शिष्य है। और भद्रबाहु है ये दिगंबर जो आपका था उस दिगंबर शाखा से संबंधित थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में केवल 2 जैन तीर्थंकरों के नाम उल्लेखित है, निम्नलिखित में से वो कौन से है वो बताना है। सुपार्श व पुष्यदत्त, पार्श्वनाथ व महावीर, ऋषभदेव व अरिष्टनेमी और शीतल व विमल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋषभदेव व अरिष्टनेमी है, उनका जो नाम उल्लेख है ऋग्वेद में। तो उनका किसमें? ऋग्वेद में। और अगर आपसे पूछ ले कि जो 24 जैन तीर्थकर है, 24 जैन तीर्थकर, इनका उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? तो उनका उल्लेख है वो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र व भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इन में है इनका उल्लेख मिलता है, में उल्लेख मिलता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखना। लेकिन 2 ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है, उनका उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? चंदना, यशोदा, प्रियदर्शना और सुदर्शना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंदना। प्रियदर्शना कौन थी? महावीर जी की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ये जो सूची फर्स्ट में है वो जैन धर्म के अनुवर्त दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको याद करवाई थी, 5 है। और इसमें इनका है वो दे रखा है कि इसमें इनका अर्थ है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें सत्य की, तो सत्य क्या होता है कि केवल सत्य ही बोले। सत्य का क्या मतलब है कि केवल सत्य बोले, यानी आपका ए में आ जाएगा 3rd। ऐस्तय की बात करें कि चोरी नहीं करनी, ऐस्तय मतलब चोरी नहीं करनी, तो बी में आ जाएगा 4th। अपरिग्रह की बात करें तो अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना, धन का संचय नहीं करना, तो इसमें आ जाएगा 1st। ब्रह्मचर्य यानी मन के आवेग संवेग पर नियंत्रण करना, तो इसका आ जाएगा 2। तो ये हमें इनका मिलान करके नीचे जो राइट आंसर दिया होता है उसे क्लिक करना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ में, लुम्बिनी में, विशाली में और पाटलिपुत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। इसमें मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है तो चलो देखते हैं अभी थोड़ी सी देर में इसको कवर करने की। अगर बात करें सारनाथ में, तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो 5
ब्राह्मण थे और एक श्रेष्ठी था, उसको दिए थे, एक श्रेष्ठी को दिए थे। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं कि वो 5 ब्राह्मण कौन थे, तो 5 ब्राह्मणों का पूछ ले तो एक तो था कौंडिन्य, 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, बप्पा, भदिय, असागी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पांचों के पांचों, व महानामा, एक था महानामा। तो ये पांचों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और श्रेष्ठी की बात करें तो वो एक श्रेष्ठी था यश, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे कि पहला उपदेश किसे दिया था, तो 5 ब्राह्मण एक श्रेष्ठी को दिया था, जिसमें 5 ब्राह्मण थे कौंडिन्य, बप्पा, भदिय, असागी और महानामा, और श्रेष्ठी था यश, सारनाथ में दिया था। अगर हम बात करें कि अपने जो शिष्य के रूप में प्रथम उपदेश है इन्होंने किसे दिया था, तो तपस्सुक और भल्ली को दिया था शिष्य के रूप में। ये तो इनका है कि इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था, शिष्य के रूप में पूछ ले तो तपस्सुक व भल्ली को दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था? बोध गया में, लुम्बिनी, कपिलवस्तु में और कुशीनगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कुशीनगर में कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और मैंने ये भी बताया था कि इस नदी के किनारे हुआ था, तो आप नदी का नाम है कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ इस नदी के किनारे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। अगर ये पूछ भी ले आपको तो आपको आना चाहिए, बुझ जाना। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिपिटक क्या थे? राजमहल के अधिकारी, कर, धर्म ग्रंथ और सैन्य अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। त्रिपिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के 3 जो त्रिपिटक थे वो पहला था सूत पिटक। अगर सूत पिटक की बात करें तो इसका जो संकलन है वो प्रथम जो आपकी बौद्ध संगीति थी उसमें हुआ था, प्रथम में बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में किसके द्वारा किया गया था? आनंद द्वारा किया गया था, आनंद द्वारा किया गया था। आपसे पूछ ले कि क्या था उसमें, तो उसमें जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा पहला तो हो गया सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक है, इसका भी संकलन है वो फर्स्ट बौद्ध संगीति में हुआ। इसका संकलन है वो उपालि के द्वारा किया गया। अगर पूछे इसमें क्या था, तो जो बौद्ध भिक्षुकों हेतु नियम बनाए गए थे, उनके हेतु नियम बनाए गए थे, नियम थे वो इसमें थे। और तीसरा कौन था? अभिधम पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, इसलिए आपको मैं नोट डाउन करवा रही हूँ। ये जो थर्ड आपकी बौद्ध संगीति थी उसमें इसका संकलन हुआ था, बौद्ध संगीति में संकलन हुआ था। और इसमें ये संकलन है वो मोगलीपुत तीस के द्वारा किया गया था, मोगलीपुत तीस के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या था? जो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है इसमें की गई थी, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई थी, व्याख्या है वो की गई थी। तो तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? जैसे एक ये बनेगा कि त्रिपिटक क्या थे? धर्मग्रंथ थे। आपसे पूछा जा सकता है सूत पिटक है उसका संकलन किसने किया था? आनंद द्वारा। कब किया गया था? फर्स्ट बौद्ध संगीति में। उसमें क्या उल्लेख था? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाजनपद काल में प्रसेनजित कहाँ का राजा था? कौशल, काशी, वत्स और अंग। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कौशल। और इसकी राजधानी आपसे पूछ ले तो मैंने आपको महाजनपद है वो बड़ी अच्छे से करवाई थी, 16 उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बनता है सब कुछ मैं 2D सक्सेस सीरीज में करवाया था। राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती है,
अब मैं इनके बारे में पूरी डिटेल से बताना चाहती हूँ, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं होता, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। इसके बारे में देखा जाए तो इसका जो बेटा था वो था अज्ञात शत्रु, सॉरी बेटा नहीं दामाद, क्योंकि जो ये प्रसेनजित थे इन्होंने जो प्रसेनजित थे इन्होंने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह वो अज्ञात शत्रु से करवाया था। अजात शत्रु बोल दे, अज्ञात शत्रु बोल दे, उससे करवाया था। और ये है वो भारतीय इतिहास का है प्रथम पितृहंता कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक जिसके किसके दरबार से संबंधित था? चंडप्रद्योत, बिंबसार, उदयन और प्रसेनजित। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबसार। इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे कि जो बिंबसार कौन था। तो अभी जो हमने पीछे बात की थी प्रसेनजित, तो प्रसेनजित ने अपनी बहन की शादी है वो इनसे करवाई थी, बिंबसार से करवाई थी। ठीक है। और अगर हम बिंबिसार की बात करें तो ये जो बिंबसार है ये वृद्ध जो मगध है, मगध साम्राज्य उसका संस्थापक है। और इन्होंने जीविक को अवंती नरेश जो प्रदोत था उसकी सेवा में भेजा था, क्योंकि इसको है वो पांडु रोग हो गया था। इसके साथ साथ जीवक था उसने अंतिम समय में गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था। और जो बिंबिसार है इनकी पत्नी जो क्षेमा थी, इनकी पत्नी कौन थी? क्षेमा थी। वो गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी और बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं आपको पूरी डिटेल से लिखवाती, लेकिन आपको किसी अलग क्लास में बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्तवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? चारवाक से, आजीवक से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। और इसमें वही है कि 4 आर्य सत्य होते हैं, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी गामिनी। ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म करवाए थे 70 क्वेश्चन, उसमें अच्छे से समझाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ये जो आज की क्लास थी इसका लास्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुँचे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।